नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 के जो पद्य खंड है उसके अंतर्गत बहुत सारे वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड किए हैं। स्वाध्याय करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और जो भी वीडियो अभी तक डाले हैं उनका शायद आपने अच्छी तरह से अध्ययन किया होगा। नहीं किया तो ज़रूर पहले उनका अध्ययन करें अच्छी प्रकार से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, मित्रों और दोस्तों तक शेयर करें, लाइक और कमेंट करके अपना सपोर्ट ज़रूर दें। तो आज का जो अपना वीडियो है वो है रघुवीर सहाय हिंदी अनिवार्य के लेखक हैं और इनका ये चौथा अध्याय है अपने पाठ्यक्रम में, जिसमें कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप अंत तक वीडियो पर बने रहें, लाइक ज़रूर करें और अपना समर्थन ज़रूर दें। तो रघुवीर सहाय और धर्मवीर सहाय ये तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं। दोनों दूसरा तार सप्तक में इनका स्थान है। आगे द्वारा जो 1943 में शुरू किया गया था। अभी तक जो वीडियो मैंने डाले हैं उनको पहले आप अच्छी तरह से ज़रूर अवश्य पढ़ें, अच्छे आपको अंक यदि प्राप्त करने हैं तो। और तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। इनका जन्म 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। आगे द्वारा संपादित दूसरे सप्तक के अंतर्गत ये आते हैं जो 1951 में दूसरे सप्तक निकला था। आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन, सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरोध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है इसलिए कि आपको इन रचनाओं को याद करना है। 4 नंबर का आपके क्वेश्चन आएगा कर्तृत्व और वक्तृत्व का, तो उसके अंतर्गत आपको इनके वक्तृत्व और कर्तृत्व के बारे में लिखना होगा। ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे, फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान पत्रिका से भी इनका लगाव रहा। तो विद्यार्थियों, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है और निधन इनका 1990 दिल्ली में हुआ। फिर इन्होंने देखो एक बहुत अच्छी बात लिखी है, कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा। तो हमें अपने लिए कुछ पाना है तो बोलना पड़ता, आगे आना पड़ता। न टूटे तिलिश में, यानी जादू सत्ता का मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। तो हम यदि किसी के विरोध में बोलते हैं, गलत होता है, तो जरूर हमारे अंदर जो कायरता है, भय है, डर है, वो निकल जाता है। यही कवि ने यहाँ पर बताया जो संघर्ष की प्रेरणा देता है। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के श्रेष्ठ संवेदनशील एक चेहरा है। नागरिक श्रेष्ठ, सड़क, चौरा, दफ्तर, ऑफिस, अखबार, बस, संसद, रेल, बाजार की बेलोश भाषा में उन्होंने कविता लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। विद्यार्थियों, हत्या, लूटपाट, आगजनी, राजनीति, भ्रष्टाचार, छल छदम इनकी कविताओं में उतरकर खोजी पत्रकारिता के सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते हैं, आत्मन्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। तो आत्मनावशेषण का मतलब हो गया कि आत्मा में उस चीज़ के प्रति हम खोज करते हैं, स्वीकार करते हैं। ये ठीक है कि पेशे से पत्रकार थे रघुवीर सहाय, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविताओं को उन्होंने एक कहानीपन और नाटकीय रूप में वे प्रस्तुत किया। जातीय और व्यक्तिक स्मृतियाँ उनके यहाँ के नहीं के बराबर है। इसीलिए उनके दोनों पाँव जो वर्तमान में गड़े हैं, बावजूद इसके मार्मिक उजास, व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविताएं पटी पड़ी है। संदानुशासन के लिहाज से भी वे अद्वितीय अनोखे कवि, पर ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी अच्छी तरीके से लिखा। बतौर पत्रकार, कवि और घटनाओं में नीत, विडंबना, त्रासदी को भी उन्होंने देखा। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे और लघु की महत्ता को स्वीकार करना, यानी कि जैसे जिनको तुस्तर समझा जाता है दृष्टि से देखा जाता है, उसको भी इन्होंने महत्व दिया। वे बड़े कहे जाने वाले विषयों और समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनके समाज पर हाशिए पर रखा जाता था, जिनको समाज एक अलग दृष्टि अलग ही रखा देखता था, उनको भी इन्होंने महत्व दिया। उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। रघुवीर जी ने भारतीय समाज ताकतवरों की बढ़ती ताकत तथा सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता माध्यम ध्यान खींचा। ये रामदास प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षा में नामक उनकी कविता आधुनिक हिंदी की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अत्यंत साधारण और अनायास ही प्रतीत होने वाली की शैली में समाज की भयंकर विडंबनाओं, दुखों को, समस्याओं को और बाधाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर की कविता में मिलती है, सहाय जी की, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो लोग भूल गए काव्य संग्रह से लिया गया। तो आपको सप्रसंग में ये लिखना होता है कि प्रस्तुत पद्यांश या अवतरण
रघुवीर सहाय द्वारा रचित लोग भूल गए काव्य संग्रह में से रचित कैमरे बंद अफाइज कविता से लिया गया। ये आपको लिखना होता है इस प्रकार प्रसंग। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन पर कैमरे के सामने किस तरह सवाल पूछे जाएंगे, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उस से कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी। इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है कि इनका क्या उद्देश्य होता है दूरदर्शन और संचालकों का। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है, दुख की बात यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है, निर्दयी व्यवहार करते हैं। शायद जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को प्रस्तुत करती है, उभारती है, जरूर है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में ये कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो खुद दुख, दर्द और वेदना और पीड़ा को बेचना चाहता है, जो गलत है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते व्यक्ति के प्रति संवेदनशील नजर अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया। ये दिखलाता है किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम एक निर्दयी और क्रूर बन जाता है। तो प्रसंग मैंने आपको बता ही दिया। अब इस कविता का व्याख्या करते हैं। कैमरे में बंद अपाइज, तो अपाइज कहते हैं दिव्यांग, आजकल नया नाम दिव्यांग है, अपंग विकलांग व्यक्ति जो था उसको। अब कैमरे में बंद क्यों है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर एक कैमरा बनाए गए, यानी कि उसको दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है कैमरे के माध्यम से, इसलिए कैमरे में वो बंद है उसकी तस्वीर और उसके हाव भाव और उसका शारीरिक भाषा। तो वो क्या कह रहे हैं, व्याख्या के अंतर्गत कवि कह रहे हैं कि दूरदर्शन वाले कहते हैं हम दूरदर्शन पर बोलेंगे और हम समर्थ शक्तिवान हैं, यानी अपने आप को ताकतवर मानते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे, तो खड़ी बोली हिंदी भाषा प्रसाद गुण के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। हम समर्थ शक्तिवान अनुप्रास अलंकार भी है। एक दुर्बल को लाएंगे यानी एक कमजोर व्यक्ति को, तो शुरू से पता चलता है कि अपाहिज व्यक्ति है, लेकिन कैमरे वाले उसको शुरू से दुर्बल मान रहे हैं, कमजोर मान रहे हैं। हालांकि वो कमजोर है, लेकिन इस तरीके से कहना उचित नहीं होता। एक बंद कमरे में, यानी उसको बंद कमरे में कैमरे के सामने प्रस्तुत करेंगे, फिर उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है। अब दुख उसका दिखाई दे रहा, फिर भी उससे पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं, तो आप अपाहिज क्यों हैं। तो ये ऐसे बेतुके प्रश्न, बेढंगे प्रश्न से सीधा ये अर्थ निकलता है कि कोई संवेदनशील रवैया नहीं है, मानवता का परिचय नहीं दिया गया है दूरदर्शन संचालकों द्वारा, यह मानवीय व्यवहार उसके साथ किया गया जो नहीं करना चाहिए। आपका अपाहिजपन तो दुख देता है, इस प्रकार उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर वो कुछ नहीं बोलता है, तो उसको कहा गया कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा करके, यानी कैमरा नज़दीक ला करके इसकी दुख दर्द को और बड़ा करके दिखाओ जो अंग इसका दिव्यांग है। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वे दुख बता नहीं पाएगा क्योंकि उसका दुख है वो सामने दिखाई दे रहा है और उससे बार बार प्रश्न पूछ करके दुख को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया विद्यार्थियों कि जो हो व्यवहार है संचालकों का वो सही नहीं है, संवेदनहीन रवैया, और ये केवल वो अपना व्यापारिक नीति को बढ़ाने के लिए और अपना कार्यक्रम सफल हो जाए, बस इसी उद्देश्य से पैसे कमाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं। तो इसके प्रति हमें सचेत और जागरूक किया, जो एक गंदी सोच जैसे होती है मीडियाओं की, तो इस प्रकार की सोच वाले मीडिया कर्मियों को या दूरदर्शन संचालकों को या जो भी टेलीविज़न संचालक निदेशक होते हैं उनको रोकना चाहिए। सोचिए, फिर पूछा जाएगा सोचिए, बताइए आपको दिव्यांग या विकलांग होकर कैसा लगता है, कैसा लगता है, आप खुद बताइए। हम खुद इशारा से फिर वो नहीं बोलता, तो वो कभी कह रहा है कि इशारे से बताएंगे कि भी विकलांग है तो कैसा चलने में इस प्रकार ऐसी समस्या वो दिखाएंगे। सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश करिए, बार बार उससे पूछा जा रहा है, वे अवसर खो देंगे। तो इसका अर्थ हो गया कि आपको टीवी पर दिखाया जा रहा है और टीवी पर दिखाने का आपको मौका मिला प्रस्तुति देने का, इस अवसर को भुनाइए आप और खुद कुछ बोल के बताइए, नहीं तो ये अवसर हाथ से चला जाएगा, खो देंगे। आप जानते हैं कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम पूछ कर उसको रुला देंगे। पूछ कर हमने पुनरुक्ति अनुप्रास अलंकार है खड़ी बोली भाषा में, सहज भावानुकूल भाषा, कि हम उससे इतने प्रश्न पूछेंगे बेतुके जिससे कि वो व्यक्ति खुद ही दुखी होकर के रुआंसा हो जाएगा, उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रोने का, रो पड़ने का। तो यानी कि ऐसे जो संवेदनहीन जब रवैया होता है, क्रूर व्यवहार किसी के साथ होता है, तो देखने वाले दर्शक भी भावुक हो जाते हैं।
ये प्रश्न हालांकि पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अपने आप वो देखने से ऐसा हो जाता। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे उसकी फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, उसके होठों पर भी एक बेचैनी कश्मशाहट, आशा आप इसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। तो इस प्रकार की जो वो नहीं बोलता है और होठों में वो उसकी बेचैनी पीड़ा साफ नज़र आ रही है, कश्मशाहट जो है, तो संचालक कह रहे हैं कि आप समझेंगे कि उसकी पीड़ा कितनी है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, धैर्य रखिए, दे कि हम दोनों एक संग रुलाने, दोनों एक संग मतलब एक तरफ दर्शक, दूसरी तरफ जो है वो व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति ये यहाँ पर बैठा है। आप और वे दोनों, कैमरा बस करो, नहीं वह रहने दो। आप और वे दोनों का मतलब आप तो दर्शक और वे दोनों, वे मतलब वो व्यक्ति, बस कैमरा बस करो, नहीं वह रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, वैल्यू है, हम अब मुस्कुराएंगे हम। तो यानी फिर कैमरे पर जैसे हम टीवी में देखते हैं कार्यक्रम में निश्चित होता किसी का इंटरव्यू वगैरह, तो फिर वो निश्चित समय के अंदर अपने कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश करते हैं संवेदनहीन और अमानवीय व्यवहार के साथ। इसलिए कहते हैं कि अब कार्यक्रम को समाप्त किया जाए, अब हम मुस्कुराएंगे। तो एक ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जिसका जो है वो मानसिक दुष्प्रवृत्ति प्रस्तुत की गई, फिर भी कह रहे हैं मुस्कुराएंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, तो कोई इसमें सामाजिक उद्देश्य नहीं था। उसकी पीड़ा का समर्थन करते हुए और सहानुभूति दिखाते हुए यदि वो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता तो सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति होती, लेकिन कोई सहानुभूति नहीं दिखाई गई, बस थोड़ी सी कसर रह गई उसके जोर जोर से रोने और चिल्लाने की, जो उसने नहीं किया। ये बात यहाँ पर बताई गई है। इस प्रकार विद्यार्थियों ये कविता इस तरह से पढ़ें, पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए, यानी कि शुरू से अंत तक। जो भी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटे का निशान दबा करके, जिससे आपको नई नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का। इसके कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण जो मैं बता देता हूँ। करुणा के मुकुटे के छिपी क्रूरता है, तो वास्तव में क्रूरता है कि दिखावा कर रहे हैं वो केवल, और उनका असल उद्देश्य जो है, वास्तविक उद्देश्य तो है अपने कार्यक्रम को सफल बनाना और अपने रोजगार को आगे बढ़ाना। हम समर्थ शक्तिवान एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति में, क्या व्यंग्य किया, मानसिक दुष्प्रवृत्ति और व्यापारिक नीति पर है वो व्यंग्य किया। शारीरिक चुनौती सामने कर दोनों एक साथ रोने से प्रश्न कौन सा उद्देश्य पूरा होगा, तो उसका कार्यक्रम को सफल बनाने वाला जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। इस प्रकार ये 2-3 प्रश्न है, बाकी इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हम बाद में और मैं डाल दूंगा। तो ये था अपना एक अध्याय, अच्छी तरह से पढ़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।